हेलो दोस्तों, तो चलो हम शुरू करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड मतलब थर्ड सेमेस्टर की। आज तक जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कुछ भी आए होंगे पांचों यूनिट के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हर बार ही पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, किस में प्रेजेंट होता है? स्मॉल प्रोपोर्शन नोन एज सॉल्यूट। इट इज़ डिजॉल्व सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाए और वो कम मात्रा में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। एकदम बेस्ट आंसर के साथ ही आपको मैं पूरे जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए होंगे सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? इन द सॉल्यूशन द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज प्रोपोर्शन, किस में होता है ये? लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, लार्ज प्रोपोर्शन, एंड हैव एबिलिटी टू डिजॉल्व सॉल्यूट, और उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है? वो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर लेगा अपने अंदर, टर्म्ड एज सॉल्वेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज़रा सा अंतर है, ये लार्ज प्रोपोर्शन में होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट हमारा स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, डिफाइन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है? जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसमें क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? ये सब हम फर्स्ट सेम के एनालिसिस वगैरह में भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बार साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा जो भी थर्ड सेम में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ये क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मोलरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी? एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा गया है आपसे हर बार। क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट से, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इसको। सॉल्वेशन क्या होता है? इसी को हम लोग डिजोल्यूशन भी बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, क्या है? अट्रैक्टिंग एंड एसोसिएटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्वेशन होता है ये ऐसी प्रोसेस होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, अपने पास अट्रैक्ट करे और उन दोनों को एसोसिएट करे, जोड़े, उन दोनों को जोड़े और जोड़ करके दोनों को, किसको? सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जोड़ करके क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। देखिए यहाँ पे इसको नीचे ऐसे बना भी दीजिएगा, कुछ सॉल्यूट की मात्रा थोड़ा कम ले लीजिएगा, सॉल्वेंट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा और सॉल्यूशन बना के दिखा दीजिएगा। मतलब सॉल्वेशन क्या है? अट्रैक्शन एंड एसोसिएशन, मतलब जोड़ना, मतलब पहले अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद एक दूसरे से जुड़ जाएगा। कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द एसोसिएशन ऑफ आयंस, किसका यहाँ पे होता है एसोसिएशन? आयंस का होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एसोसिएशन होता है किसका? आयंस का। इन विच टू, इसमें जानते हैं क्या होता है बच्चों? इसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं? अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। आयंस कम टुगेदर इन अ सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस, कोई रिएक्शन में अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं और क्या बनाते हैं? डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन पूछता है फर्स्ट यूनिट से। क्या है रियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच डोंट ओबे राउल्ट लॉ। रियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है? डोंट ओबे राउल्ट लॉ। ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। या डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, मतलब राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, डेविएट हो जाता है। द डेविएशन आर ऑब्जर्व बिकॉज सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर अनइक्वल। क्या होंगे? जब इक्वल होंगे तब तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा, मगर जितने भी सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ जो भी इंटरेक्शंस हैं हमारे, वो कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? अनइक्वल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। क्या होगा इसमें? ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज मास ट्रांसफ़र। किसका ट्रांसफ़र होता है?
मास का ट्रांसफर होता है ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस का क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा, काज्ड बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एंड एसोसिएटेड विद द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मास के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये प्रोसेस होने के लिए एक यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन के से इस पार से उस पार हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या हमारा ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर होता है। तो जरूर लिखिएगा ये कि मास ट्रांसफर होता है किसका, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, ऐसे बना भी दीजिएगा, पूरे नंबर आपको दे देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट राउट्स ला। राउट्स ला क्या है, इसको बताइए। तो राउट ला स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर, कौन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट के, वोलेटाइल हैं, ठीक है। इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो वेपर प्रेशर के इक्वल है। कौन से वेपर प्रेशर के, प्योर वाले के, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर वोलेटाइल का किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट, प्योर के क्या है, इक्वल है। और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे, उस टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है इक्वल हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर के, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन को। इसी को हम लोग बोलते हैं राउट लॉ। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ऐसे भी पूरा इतना लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट में इसको करके लिख देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, और आपको पूरे नंबर देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन लिस्ट लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहला लिमिटेशन इसका यही है बच्चों कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। मतलब इसके लिए जो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। कंसंट्रेशन हमारा लो जब रहेगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट हमको टेम्परेचर चाहिए। फिर है सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट उसका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिमिटेशंस लिख देंगे, ठीक है। चलिए और एक और इसमें है नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये आप चारों नाम लिख देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि लगभग पूछा हुआ है हमेशा, डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं CST पूछता है डिफाइन करने को। तो इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच टू कंजुगेट सॉल्यूशन मर्ज इनटू वन लेयर एट ऑल प्रोपोर्शन। क्या होगा, दो सॉल्यूशन होंगे और एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे वो क्या हो जा रहे हैं, एक लेयर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। दो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये दोनों क्या हो जाएं, एक लेयर में परिवर्तित हो जाएं, ठीक है। तो एट एनी टेम्परेचर एबव CST फिनॉल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, अ सिंगल लेयर ऑफ फिनॉल एंड H2O ऑब्जर्व। क्या होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं कि जो फिनॉल है और वाटर है वो क्या होंगे, इनकी एक लेयर हमें देखने को मिलती है। सब एक ऐसा टेम्परेचर लेते हैं उस पर हमें देखने को क्या मिलता है, दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं और वो एक लेयर बना ले रहे हैं। मतलब ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, इनको हम एक हायर टेम्परेचर दे रहे हैं, उस टेम्परेचर पे क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों एक लेयर फॉर्म कर ले रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट फर्स्ट से उतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैं वो सभी क्वेश्चंस को लिया हूँ जो पिछले 5 सालों में पूछा गया है। शॉर्ट अभी मैं शॉर्ट करा रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं लॉन्ग का भी मैं आपको आंसर ये ऐसे लिख करके बेस्ट वे में, ईजी वे में दे दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर लें। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर अब से भी इतना भी पढ़ लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छा नंबर गेन करने से। तो चलिए हम लोग अगला यूनिट का देखते हैं। यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक साइड और दूसरे साइड हमने लिखा है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न। जो भी इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल वगैरह होंगे वो क्या होते हैं, एक रेगुलर वे में सब लोग क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इनका डिफिनिट शेप होता है और इनमें क्या होगा, जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल वगैरह होंगे वो एक शेप में, स्पेसिफिक शेप में वो अरेंज नहीं होते हैं, ये अरेंज नहीं होते हैं और ये अरेंज
होते हैं। इनका इनका शेप डिफिनिट है और इनका शेप इरेगुलर है। ठीक है, जब इनके शेप डिफिनिट हैं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी डिफिनिट है और इनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है वो डिफिनिट नहीं है। फिर इसके एग्जांपल हैं NaCl, डायमंड एक्सेट्रा, और एमार्फस के एग्जांपल्स हैं रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इसको आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक एक वे में सब अरेंज्ड है। देखिए, ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, सब एक एक लाइन से अरेंज है, एक शेप में अरेंज है। देखा, तो ये ऑर्डर्ड सेल है। ऑर्डर्ड सेल किस में होता है? क्रिस्टलाइन में। और इसमें देखिए, कोई इधर का जा रहा है, कोई इधर का जा रहा है, कोई ऐसे हुआ है, मतलब कोई एक हम लोगों को अरेंज्ड लाइन नहीं मिल रही है, मतलब ये इन ऑर्डर्ड है। तो इन ऑर्डर्ड किस में होते हैं? एमार्फस में होते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। चलिए, अब एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफाइन ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट क्या होता है? तो इसको आप डिफाइन कीजिएगा। ग्लासी स्टेट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड मैटर। कैसा मैटर होता है? सॉलिड मैटर। और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, नॉन कंडक्टिंग एंड स्पेसिफिक सॉलिड। ठीक है, और इसको आप दिखाएंगे ग्लासी स्टेट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए क्या होता है ग्लासी स्टेट को अच्छे से समझ लीजिए। हमने ये उसका एक छोटा सा ग्राफ बना दिया है, इसको बना देंगे, एग्जामिनर को ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इसी से समझ जाएगा कि आपको पता है। क्या होगा अगर हम लोग आराम से किसी भी चीज़ को हम लोग आराम से अगर ठंडा कर रहे हैं तो वो धीरे 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 ठंडा होकर अपने क्रिस्टलाइन शेप में आएगी। मगर कोई भी सबस्टांस से उसको हम बहुत रैपिडली ठंडा कर दे रहे हैं, तो बहुत रैपिडली ठंडा करने पे जो स्टेट हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लासी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, नेम इट्स टू टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है समझ लीजिए, इसी को हम लोग मीसोफेज भी कहते हैं। जब जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, जब हीट करेंगे हम लोग तो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के उसके जो बीच का, मतलब लिक्विड और सॉलिड के जो बीच का फेज होता है उसी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल या मीसोफेज कहते हैं। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। सॉलिड व्हेन हीटेड डोंट डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बट एज्यूम एन इंटरमीडिएट फेज इज नोन एज क्या है? लिक्विड फेज, लिक्विड क्रिस्टल फेज हमारा है। क्लियर? मतलब क्या होगा समझ लीजिए कि जैसे हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले बनता है बच्चों लिक्विड क्रिस्टल, और तब उसके बाद हमारा लास्ट में बनता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब ये वाला जो फेज है ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट जो फेज होता है इसी को हम लोग मीसोफेज भी कहते हैं या इसी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं, हीट देंगे, सॉलिड को हीट देंगे तो वो डायरेक्टली लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के जो उसके बीच का फेज है उसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। मतलब ये इंटरमीडिएट फेज है। ठीक है, इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल इज अ मीजो फेज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं? थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल और एक है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इट्स इक्विलिब्रियम विथ प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? जो प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? वेपर्स के द्वारा। और किस में? कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम में दिया जाता है। और किस पे? एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर में पे जो भी हमारे वेपर्स हैं जो प्रेशर लगाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं पिछले 5 सालों का। तो इसीलिए मैं उसको ईजी वे में डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही आसान लगेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट आप नॉर्मली समझ सकते हैं। इस पे क्या होगा, कोई भी हमारा जो मैटर का है उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्टेट चेंज नहीं होता है। इट इज इक्विलिब्रियम फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर प्रेशर एट विच द स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज। इस पर क्या होता है, हमारा जो भी मैटर है उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, लिक्विड से हमारा सॉलिड नहीं बनेगा या गैस नहीं बनेगा, मतलब उसका क्या होगा? स्टेट चेंज नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बच्चों, डिफाइन HLB स्केल। तो HLB स्केल को समझने के लिए आप इसको देख लीजिए।
यहाँ पे देखिए एक स्केल बनाई गई हुई है। एच को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक बैलेंस। तो नाम में ही है हाइड्रोफिलिक लिफोफिलिक, मतलब कहीं इसमें हाइड्रोफिलिसिटी को दिखाया जाता है और कहीं लिफोफिलिसिटी को। जैसे नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल देखते हैं, पीएच स्केल में अगर 7 से नीचे आते हैं तो क्या होता है? एसिडिक नेचर होते जाता है। 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिक नेचर होते जाता है। तो वैसे ही इसमें भी है। इसमें ऊपर की ओर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और नीचे की ओर आएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा? लिफोफिलिक कैरेक्टर उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है HLB स्केल। ठीक है, इसको जरूर ड्रा करिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन किसे बोलते हैं? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? टेंसाइल फोर्स। यही स्ट्रेचिंग फोर्स भी होता है। कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स या टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज इन कंटेक्ट विथ गैस और इट मे बी बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। क्या होता है? जो भी हमारा लिक्विड है तो उसी के ऊपर जो भी हमारा फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेंसाइल फोर्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेसियल टेंशन की। तो इंटरफेसियल टेंशन क्या है? इंटरफेसियल टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है? इंटरफेसियल टेंशन जो हमारा है फोर्स पर यूनिट लेंथ है एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड के जो बीच का हमारा फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल टेंशन। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इफ़ टू लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसिबल नो इंटरफेसियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। चलिए इसको समझ लेते हैं इंटरफेसियल टेंशन को। अगर मान लो ये एक लिक्विड है, मान लो ये वाटर हो गया, और एक और लिक्विड ले लेते हैं, मान लो हमारा फिनॉल हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे में अगर मिसिबल हो गए, अगर एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गए, तो यहाँ पे कोई भी हमारा इंटरफेसियल टेंशन नहीं बनेगा। अगर दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, अगर दोनों डिज़ोल्व नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है एक ऊपर रह जाएगा और एक उसके नीचे रह जाएगा, तो मतलब बीच में कोई ना कोई हमारा टेंशन लगने वाला है। तो उसी टेंशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा टेंशन? इंटरफेसियल टेंशन। ठीक है, तो वही बात की जा रही है। क्या होता है यहाँ पे? अगर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मिसिबल नहीं होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल टेंशन। मतलब एक बीच का जो लेयर हमको मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल टेंशन। और ये किस पे लगता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस पे लगता है? पर यूनिट लेंथ पे लगता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? तो सरफेस फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड बाई 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर हमको क्या करना है? एरिया को इंक्रीज करना है। उसके लिए हमें जितना वर्क करना पड़े, मतलब कि मान लो हमको जो 1 स्क्वायर मीटर एरिया को हमको क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़े, जितना वर्क हमें करना पड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस फ्री एनर्जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या होता है? तो सर्फेक्टेंट इन एक्वा सॉल्यूशन आर यूज्ड टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम सबस्टेंसेज सच एज ग्लास, फैब्रिक, स्किन एक्सेट्रा। इफेक्टिव डिटर्जेंट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट कंटेनर्स फॉर पैकिंग। क्या होगा? सर्फेक्टेंट जो हमारा है वो क्या करता है? जो भी धूल वगैरह हमारे स्किन पे, हमारे कपड़ों पे जो कुछ भी लगा होता है उनको क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंसी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होता है? तो द क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इज द पॉइंट एट विच सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर इन द लिक्विड टू फॉर्म ग्रुप आर नोन एज मिसेल। क्या कर रहा है? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन वह पॉइंट होता है जिसपे जो हमारे सर्फेक्टेंट हैं, जो भी हमारे सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट टुगेदर। क्या कर रहे हैं? पास आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लिक्विड में, और फॉर्म क्या कर रहे हैं? मिसेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब मिसेल, जैसे मान लो अगर ये हमारा वाटर है, वाटर हमारा कैसा है? मान लो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो हम लोग जो भी सर्फेक्टेंट पढ़ते हैं उनमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक हेड पाया जाता है और एक टेल पाया जाता है। तो जो भी हमारा हेड होता है वो जैसा इसका नेचर रहेगा उस हिसाब से आकर के जो भी हमारे सबस्टेंस रहेंगे उससे उसी हिसाब से जुड़ेंगे। जैसे अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो इससे आके हेड वाला पार्ट जुड़ गया और टेल वाला पार्ट दूर हो गया।
ऐसे कर करके जुड़ के जाते हैं, ऐसे कर करके जुड़ जाते हैं। अगर यही मान लीजिए कि हमारा ऑयल वाला हो गया, यही मान लीजिए हमारा ऑयल वाला हो गया, जैसे ये ऑयल का एक ले लिए और ऐसे ही एक हमने वाटर का ले लिया। और जो भी हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं इनका ऊपर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर और नीचे वाला पार्ट होता है लिपोफिलिक। ठीक है, तो ऑयल जो हमारा है लिपोफिलिक है, तो इससे कौन सा पार्ट जुड़ेगा? टेल वाला पार्ट जुड़ेगा, मतलब हेड इधर रहेगा। तो ऐसे ऐसे जुड़ के मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ये वाटर है ना, तो वाटर से कौन जुड़ेगा? हेड वाला पार्ट इसका कैसा है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, तो हेड वाला पार्ट आके इससे जुड़ जाएगा और जो भी ये स्ट्रक्चर ऐसी फॉर्म होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ है, अगर आप बनाना चाहें तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा, ये ग्राफ को जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है डिफाइंड सॉल्यूबलाइजेशन। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा गया है। तो ये क्या होता है सॉल्यूबलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज्ड इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। दिस फिनोमिना इज नोन एज सॉल्यूबलाइजेशन। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें ये हम लोग कर रहे हैं कि जो भी हमारे सरफेक्ट एक्टिव एजेंट है, सरफेक्ट एक्टिव एजेंट कौन कौन से हैं? वही सर्फेक्टेंट। अरे जैसे आप लोग जो निरमा वगैरह घर पे यूज करते हैं ना, उन्हीं की बात की जा रही है, वही हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है? नाम में ये सॉल्यूबलाइजेशन, मतलब जो भी हम इसकी सॉल्युबिलिटी है उसको हमको क्या करना है? इंक्रीज कर देना है। तो जब हम लोग सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बस वही बात बताना है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज। क्या हो जा रहा है? उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सरफेक्ट एक्टिव एजेंट। सरफेक्ट एक्टिव एजेंट का हम लोग यूज करके क्या करते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूबलाइजेशन। चलिए अब हम लोग चौथे यूनिट पे आते हैं। चौथे यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन बराबर पूछता है व्हाट इज चिलेट कंपाउंड। चिलेट को बार बार पूछते हैं। तो चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं? अ सबस्टांस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप। उसके पास कितने डोनर ग्रुप रहेंगे? 2 या 2 से अधिक रहेंगे। 2 या 2 से अधिक जिसके पास डोनर ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट कंपाउंड। में भी कंबाइंड विथ मेटल आयन। जो मेटल आयन होता है, मेटल आयन जो हमारा बीच वाला होता है, सेंट्रल मेटल, इसी से सभी लिगेंड्स वगैरह आकर के क्या होते हैं? जुड़ करके क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स बनाते हैं। मेटल आयन टू फॉर्म कम्प्लेक्स नोन एज चिलेट। तो क्या कर रहा है हमारा चिलेट? 2 या 2 से अधिक उसके पास क्या होते हैं? डोनर ग्रुप होते हैं और वह किसके साथ जुड़ता है? मेटल आयन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बॉन्ड्स कैसे कैसे कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं ये चिलेट बनाने में? मतलब इससे जो आ करके सब जुड़ते हैं ना, तो कैसे कैसे बॉन्ड से जुड़ते हैं? वो बॉन्ड आयनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, प्राइमरी कोवैलेंट टाइप, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइप के हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेटिंग एजेंट आर केमिकल कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ मेटल आयन टू फॉर्म कम्प्लेक्स। जो भी हमारे चिलेटिंग एजेंट हैं वो क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो भी मेटल आयन है, उसके साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसके ले लीजिए, एग्जांपल है ईडीटीए। ईडीटीए और ये भी एक आप लोग याद कर सकते हैं, पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा टाइप होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस और तीसरा इसका टाइप होता है इंक्लूजन या ऑक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें पहला टाइप मेटल में कौन से पहले टाइप होते हैं? इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट टाइप, ओलिफिन टाइप और एरोमेटिक टाइप। ये चारों याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा आगे ICOA। ICOA मतलब आई से ऑर्गेनिक टाइप, सी से चिलेट टाइप्स, ओ से ओलिफिन टाइप और ए से एरोमेटिक टाइप। तो ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के 4 टाइप्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के टाइप्स के। तो पहला इसका टाइप है क्वीन हाइड्रोन, पिक्रिक एसिड, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस और लास्ट है पॉलीमर टाइप। तो ये इसके भी कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। अब हम लोग लास्ट वन की बात करते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन में कितने टाइप्स हैं? 4। इसमें भी 5 टाइप है। कौन कौन से? क्लेथरेट है, चैनल टाइप है, लेयर टाइप है, मोनोमोलिकुलर टाइप है और मैक्रोमोलिकुलर टाइप्स। तो ये इनके क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा गया है।
अब हम लोग लास्ट यूनिट से बात कर लेते हैं। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सोरेनसन्स पीएच स्केल है। जो भी हम लोग पीएच स्केल पहले पढ़ चुके हैं कि ये 7 है, इधर जो भी हम लोग आएंगे एसिडिक इन नेचर होता जाएगा, इधर जाएंगे बेसिक होगा, 7 पे हमारा न्यूट्रल होगा, बस वही बात है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ गिवन बाई, कौन दिया था इनको? सोरेनसन ने दिया था, इसीलिए इस स्केल का क्या नाम हो गया? सोरेनसन पीएच स्केल। सो इट इज़ कॉल्ड एज सोरेनसन पीएच स्केल। पीएच इज डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। देखिए ये पीएच है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव लॉगरिथम किसका होता है? हमारे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच। The concentration of the hydrogen ion is measure of acidity और basicity of aqueous solution at a specific solution। क्या मेजर करता है? कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसका नेचर है, ये मेजर करता है हमारा पीएच स्केल। उस पर हम लोग मेजर कर लेते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के पास क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन इज हायर रिलेटिव नंबर H+ आयन। H+ आयन क्या होता है? उसके पास ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और बेसिक या एल्कलाइन जो सॉल्यूशन है उनके पास क्या होता है? हायर रिलेटिव नंबर किसके होते हैं? OH- आयन के। और ऐसे बना दीजिएगा एक डायग्राम अपने पीएच स्केल का। ये 7 है, 7 से अगर हम इधर की ओर आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, और 7 से हम लोग 14 के साइड जाते हैं तो बेसिसिटी हमारी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और 7 पे क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये है 0 से 7 तक हमारा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 में हमारा कैसा होता है? बेसिक या एल्कलाइन होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन हमारा है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी पूछता है द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू बफर टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ पीएच। ठीक है, इसका फार्मूला ये लिख दीजिएगा, डेल्टा बी अपन डेल्टा पीएच, जहाँ पे बी क्या है? बफर कैपेसिटी है, डेल्टा बी क्या है? अमाउंट ऑफ एसिड या बेस है, और पीएच डेल्टा पीएच क्या है? चेंज इन पीएच, जो भी हमारे पीएच में चेंज हुआ होगा। थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि पिछले साल आए हुए हैं उनको सॉल्व करके इजी वे में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।